गुणोत्तर श्रेणी श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, किसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ध्यान से देखिएगा। अशून्य संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, अशून्य संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का उसके पिछले पद से अनुपात हमेशा नियत रहता है, या उसको फिक्स रहता है बोल सकते हो, या कांस्टेंट रहता है भी बोल सकते हो। फिक्स या अचर रहता है भी बोल सकते हो। अशून्य संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का उसके पिछले पद से अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, या नियत रहता है, या स्थिर रहता है, अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अर्थात अनुक्रम, अशून्य संख्याओं का अनुक्रम, अशून्य संख्याओं का अनुक्रम A1, A2, A3 तरीके से चलते जा रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी होगा यदि दूसरे पद का पहले पद से अनुपात बराबर तीसरे पद का दूसरे पद से अनुपात बराबर चौथे पद का तीसरे पद से अनुपात, और यह हमेशा फिक्स रहेगा। और इसी अनुपात को हम बोलेंगे R, जिसको हम कहेंगे सर्वानुपात। देखो, समांतर श्रेणी में क्या होता था बताऊं? समांतर श्रेणी में हर पद के बीच में कॉमन डिफरेंस होता था, अंतर, यानी कि दूसरे में से पहले घटाने पर उतना ही आता था जितना कि तीसरे में से दूसरे को घटाने पर आता था। घटाने पर वहां पे अंतर देखा जाता था, इसलिए उसको अपन लोग बोलते थे सर्वांतर। डी को क्या बोलते थे, याद करो आप? सर्वांतर का मतलब यह है कि सभी पदों में जो कॉमन अंतर है, अंतर मतलब घटाना। यहाँ पर आप देखो घटा नहीं रहे हो, यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को भाग करने पर, या तीसरे पद में से दूसरे पद को भाग करने पर, न कि घटाने पर। ठीक है, दूसरे में से पहले भाग करने पर, तीसरे में से दूसरे को भाग करने पर, चौथे में से तीसरे को भाग करने पर, यानी कि हर पद का अपने पिछले पद से जो अनुपात है वो हमेशा फिक्स बना हुआ है, बराबर बना हुआ है। चाहे 10वें पद में से आप 9वें पद को भाग दे दो, चाहे 49वें पद में से आप 48वें पद को भाग दो, यानी कि जो भी पद है उससे किसको भाग देना है आपको? उसके पिछले वाले से भाग देना है। और ऐसे भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, अगर वो हमेशा फिक्स बना हो, कभी ना बदले, तो उसी को हम लोग वो अनुपात को बोलते हैं सर्वानुपात R। और ऐसे अनुक्रम को फिर बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे अशून्य संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद का उसके पिछले पद से अनुपात हमेशा क्या हो? नियत हो, यानी फिक्स हो। इसमें अनुपात देखा जाता है। और समांतर श्रेणी में क्या देखा जाता है? अंतर। तभी उसका नाम क्या पड़ा है? समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी, समांतर श्रेणी। ये गुणोत्तर, गुणा होते जाता है, गुणा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28, 2, 56, 5 बार 1024, 2048 चलते जाएगा। यहाँ पे आप देखो गौर से, हम समांतर श्रेणी में ये देखते हैं कि कितना कितना जुड़ते जा रहा है, सेम जुड़ते जाना चाहिए, है नहीं भाई? यहाँ जुड़ना नहीं, यहाँ गुणा होता हुआ देखना है आपको। देखो, 2 का गुणा हो गया 2 दूनी 4, 4 में 2 का गुणा हो गया 4 दूनी 8, 8 में 2 का गुणा हो गया 8 दूनी 16, 16 में 2 का गुणा हुआ 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 28। तो जिस संख्या का गुणा होते जा रहा है सब में फिक्स है कि नहीं? देख लो आप, ये फिक्स होना चाहिए। इसमें गुणे के रूप में हमको देखा जाता है। और वही अब कैसे पता चला कि सर गुणा होते जा रहा है? तो दिख रहा है साफ साफ। और सेम है करके कैसे पता चला? तो आप एक और प्रकार से चेक कर सकते हो। हर पद में से उसके पिछले पद, मतलब हर पद को उसके पिछले पद से भाग देके देख लो। 4/2 करोगे तब भी उतना ही आएगा जितना 8/4 करोगे तो आएगा।
उतना ही आएगा जब 16/8 करोगे, उतना ही आएगा जब 32/16 करोगे। समझ में आ रहा है? हर पद को उसके पिछले पद से भाग दे के देख लो, अगर वो सेम राशि आपको मिल रही है, अलग अलग नहीं मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। देख लो, इसको काटोगे तो 2 बार दोगुना है कि नहीं, देख लो, 4 दो 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 आएगा, तो वही जो है ना, वही कहलाता है सर्वानुपात। तो यहाँ सर्वानुपात कौन है बताओ? 2 है। जिसका गुणा होते जाता है ना, वो इस कहलाते हैं सर्वानुपात। और जरूरी नहीं कि सर्वानुपात हमेशा 1 से बड़ा हो, ये 1 से छोटा भी हो सकता है। अर्थात जरूरी नहीं कि किसी संख्या का आप गुणा होते हुए देखें, आप किसी संख्या का भाग होते हुए भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 1 1/2 1/4 1/8 1/16। आप बोलोगे ये कैसे लिखा गया सर? तो आप गौर से देख लो, हर पद में 1/2 का गुणा होते जा रहा है। यकीन नहीं है तो आप देख लो, 2 में 1/2 का गुणा करोगे 1 मिलेगा, फिर वो 1 में 1/2 का गुणा करोगे 1/2 मिलेगा, अगला वाला मिलेगा, 1/2 में 1/2 का गुणा करोगे 1/4 मिलेगा। समझ में आ रहा है? हर पद में किसका गुणा होते जा रहा है? 1/2 का गुणा होते जा रहा है। यकीन नहीं तो आप देख लो, 1/4 में आप 1/2 का गुणा करोगे, कौन मिलेगा? 1/8 मिलेगा। तो यहाँ सर्वानुपात कौन है? 1/2। तो सर्वानुपात कैसा भी दिख सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, तो ये हो सकता है। क्लियर है? पक्का ना? हाँ, सर्वानुपात लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्वानुपात शून्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या है कि ये अनुक्रम जो कि गुणोत्तर श्रेणी में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी शून्य नहीं हो सकता। समांतर श्रेणी जब हम लोग पढ़ते थे, समांतर श्रेणी जब हम लोग बनाते थे, तो उस समांतर श्रेणी में अगर कोई पद शून्य दिख जाता था तो हमको कोई हैरानी नहीं होती थी, क्योंकि उसमें हर पद को, मतलब उसमें हर पद अपने पिछले पद से एक समान अंतर से जुड़ा होता था। यानी उसमें हम लोग सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते थे? घटा घटा के देखते थे। तो घटाने जोड़ने में शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपके पास ये समांतर श्रेणी है, ध्यान दीजिएगा, -3 और आपके पास -1 +1 3। समझ में आ रहा ना? आप बोलोगे सर ये ऐसी समांतर श्रेणी हमको मिल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? सर्वांतर निकालने के लिए घटाते हैं। जैसे आपको ये मिल रहा है -6 -4 -2, फिर क्या मिलेगा? 0, फिर 2, फिर 4। कितने कितने का गैप है? 2 का गैप है। आप देख लो, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो 0 मिल जाएगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, फिर 2 जोड़ोगे तो 4 मिलेगा। तो हर पद एक निश्चित संख्या से जुड़ते हुए बनते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? इसलिए इसमें 0 आए तो कोई हैरानी वाली बात ना होगी, लेकिन इसमें 0 नहीं आना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी जब भी बनाओगे तो 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब 0 क्यों नहीं आना चाहिए सर? यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में 0 क्यों नहीं आना चाहिए? सोचो जरा। अरे भाई, गुणोत्तर श्रेणी में अगर 0 आ गया तो वो आप सर्वानुपात लो ना, मान लो 0 आ गया है, उसके सामने कुछ और है, मान लो उसके सामने कोई संख्या है और उसके 0 आ गया सामने में, मतलब उसके पहले। अब सर्वानुपात निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सर्वानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हर पद को उसके पिछले पद से क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो इसको, और इसके पहले अगर 0 लिखा है तो इसको भाग दोगे, कहाँ शून्य होगा? किसी भी अशून्य संख्यक बटे में अगर शून्य हो तो ये अपरिभाषित होता है, इसको हम अनंत लिखते हैं, अपरिभाषित रूप है, इसलिए 0 नहीं आएगा। क्लियर है? गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद आपको 0 दिखाई नहीं देगा। तो ये समझ में आया कि नहीं बताओ? गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? हर पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या से गुणा होते चले जाते हैं। और वो जरूरी नहीं कि वो संख्याएं आपको बढ़ती ही दिखे। आप बोल रहे हो सर गुणा होता जाता है तो संख्याएं बढ़ती दिखनी चाहिए। नहीं भैया, अगर वो राशि 1 से छोटी है तो संख्याएं आपको गुणी होती नहीं दिखेंगी, बटते मतलब भागित होते दिखते जाएंगी, छोटी होती दिखते जाएंगी। जैसे यहाँ पे सर्वानुपात 2 था, सर्वानुपात क्या था? तो संख्याएं बढ़ती दिख रही, 2 4 8 16 32 64 1 28 बढ़ते जा रहा है। सर्वानुपात अगर 1 से बड़ा है ना, यहाँ सर्वानुपात कितना दिख रहा है? 2 2 2 2 2, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना, उसका 2 गुना उसका 2 गुना। जब हर एक स्टेप में आप आगे बढ़ते जाओगे तो उसका 2 गुना पाओगे। ठीक है? और सर्वानुपात अगर 1 से छोटा है तो, जैसे 1/2 है सर्वानुपात, तो इसका मतलब क्या है? हर स्टेप में आप आगे जाते जाओगे तो 1/2 मतलब होता है आधा।
हर स्टेप में आगे आते जाते हो, आधा आधा होते जाओगे, यानी कि 2 का आधा 1 का आधा 1/2, उसका आधा 1/4, ऐसे चलते जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। तो ये सर्वानुपात हुआ, ये गुणोत्तर श्रेणी आपने देखा अभी। और अब मैं आपको बताता हूँ गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद किस तरीके से हम लिखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म, ठीक है। तो इसको आप देखना चाहेंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए, अब मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद बताता हूँ, ठीक है। इसको मिटा दूं ना? अच्छा, एक बात बताओ, देखो जैसे हम समांतर श्रेणी बनाते थे, कैसे बनाते थे? प्रथम पद ए लिखते थे, फिर हर पद में सर्वांतर जोड़ते जाते थे। जैसे अगर मान लो समांतर श्रेणी का सर्वांतर है डी, तो दूसरा पद तैयार होता था ए प्लस डी, तीसरा पद तैयार होता था ए प्लस 2d, मतलब डी 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 जोड़ते जाते थे। यहाँ आपको जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। और डी का रोल नहीं है, आर का रोल है। डी डिफरेंस था, आर रेशियो है। देखो शब्दों का भी अर्थ आप जो है ना समझो। डी क्या था? डिफरेंस। हर पद में समान डिफरेंस डी था, समान डिफरेंस अर्थात कॉमन डिफरेंस, और इसलिए उसको सर्वांतर पुकारा जाता था। यहाँ पे आपको हर पद में क्या करना है? गुणा करना है। प्रथम पद जैसे मान लो ए है, तो दूसरा पद बनेगा इस ए में आर का गुणा करने पर, तीसरा पद बनेगा उसमें और आर का गुणा करने पर, चौथा पद बनेगा उसमें और आर का गुणा करने पर। समझ में आ रहा है? और चलते 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 चले जाएगा, ठीक है। अब आप इसका एनवा पद तलाशने की कोशिश करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एनवा पद क्या होगा। देखो तो सही, देखो पहले पद में तो आर है ही नहीं, आर की शुरुआत कहां से हो रही है? तो पद दूसरा है, दूसरा पद, लेकिन आर की घात में 1 दिख रहा है। देखो ये दूसरा पद है, अब आर की घात में कितना दिख रहा है? दूसरे पद में आर की घात 1 नजर आ रहा है, तीसरे पद में आर की घात 2 नजर आ रहा है, चौथा पद है लेकिन आर की घात 4 नहीं है, 3 है। मतलब जितने नंबरवे का पद है आर की घात में उससे 1 कम है। 10वें पद में आर की घात 9 नजर आएगा, 55वें पद में आर की घात 54 नजर आएगा, इसलिए एनवें पद में आर की घात n-1 नजर आएगा। यही इसका एनवा पद है। कितना सरल सा है। ए आर की घात में n-1, एनवें पद को आप ए एन पुकार लो या टी एन पुकार लो, जो पुकारना है वो पुकार लो, ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के एनवें पद का सूत्र है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिए। और अब हम क्वेश्चंस में बढ़ने वाले हैं आगे। चलिए चलिए, क्या हम इसको मेटें? चलिए, आप इस श्रेणी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है, और अगर आप पहचान लेंगे तो उसका जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब एनवा पद है ना भाई, वो आपको ज्ञात करना है। 1/4 - 1/2, 1 - 2, और ये आगे चलते जा रहे हैं ना, ये आगे चलते जा रहे हैं इस तरीके से। पहचानिए ये कौन सी श्रेणी है, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं। तो उसकी कैसे पहचान करेंगे सर? आप दूसरे में से पहले को भाग करके देख लो, कितना आ रहा है चेक करो, क्या उतना ही तीसरे में से दूसरे को भाग देने पर आ रहा है क्या? चेक करो। क्या उतना ही चौथे में से तीसरे को भाग देने पर आ रहा है क्या? चेक करो। समझ में आ रहा है ना? चेक करके देख लो सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करो तो कितना आएगा बताओ। ये -1/2, 1/4 पलट के 4/1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 4, -2 आएगा। ये 2 पलट जाएगा ऊपर, -2 हो जाएगा, ये तो -2 है ही। तो सेम सेम आ रहा है, और इसी सेम सेम राशि को हम लोग बोलते हैं सर्वानुपात, ठीक है। और ये तय हो गया है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, और अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो प्रथम पद ए है 1/4,
आर पता चल गया, डिवाइड करके देख लिए तो कितना है -2। अगर ए और आर अगर आपको पता चल जाए तो पूरी सीरीज पढ़ाई जा सकती है। मतलब ये दो मेन उसकी चीज हैं, ए और आर। अगर ये पता चल गया तो चिंता खत्म। अब मेरे को बताओ कौन सा पद याद करने बोला जा रहा है, मैं बताऊं आपको, एनवा पद यानी जनरल टर्म। जनरल टर्म को ही हम लोग व्यापक पद बोलते हैं, ठीक है। जनरल टर्म यानी व्यापक पद यानी एनवा पद। तो एनवा पद बराबर हो जाएगा ए आर की घात में n-1। ए का मान है 1/4 और आर का मान है -2 और उसकी घात में n-1। क्लियर है कि नहीं, बता दो, कोई डाउट? अब सुनो, अब इतने ही में आप मान लो ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ गया, ठीक है, और आपने उसको सॉल्व किया और देखो सर हमने ए का भी मान रख दिया, आर का भी मान रख दिया है, और मान लो आपको ऑप्शन में ये नजर ही नहीं आएगा तो घबराना नहीं है। अगर ऑप्शन में ये नजर आ गया तो बढ़िया है, फट से आप टिक कर देना है ना भाई। लेकिन ये नजर नहीं आया तो घबराना नहीं है, क्योंकि इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका रूप बदल करके इसको लिख सकते हैं। कैसे बताओ, ये देखो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ये 1/4 है क्या, उसको लिख सकते हो, नीचे वाला जो 4 है ना उसको 2 का वर्ग लिख सकते हो ना, ठीक है। और बाजू में क्या लिखा है देखो तो बोला -2 की घात में। अगर किसी माइनस वाली संख्या के घात में कुछ होना तो देखो ध्यान से समझो, जैसे -2 की घात में n-1 लिखा है ना, तो इसका जो माइनस है उसको अलग से बाहर मतलब आप ऐसे सोच सकते हो उसको, सर ये -2 को तो हम लिख सकते हैं -1 गुणित 2, क्योंकि -1 गुणित 2 करने पर -2 आता है कि नहीं आता है, बताओ, है ना। तो इसको ऐसे सोचो, फिर पूरे घात में n-1 सोचो, फिर इसकी घात अलग निकाल के रखो, -1 की घात में n-1 और 2 की घात में n-1 अलग निकाल के रखो, ठीक है। ये एकदम डिटेल में आपको पता है, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते थे, माइनस दिख रहा है मतलब -1 की घात में n-1 निकाल दो, ठीक है। नहीं समझ में आई ये प्रोसेस? तो चलो तो क्या करोगे बताओ, गुणित -1 की घात में n-1 मैंने निकाल दिया और क्या बचा, 2 की घात में n-1। अब बोला ऐसा किया क्यों आपने, तो वो मैंने आपको बता रहा हूँ, देखो इसको आप सामने में लिख लो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये बटे में है लेकिन, ठीक है। चलो मैं एक बार अलग उनको एक साथ लिख के दिखा देता हूँ। ये लिखा मैंने और ये नीचे में जो था इसको यहाँ फिट कर दिया, ठीक है। जगह बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, बस जो नीचे है तो नीचे ही है ना भाई, ये बटे में है ना, तो बटे में तो रखा हूँ, भले इधर न ला करके उधर उधर ले जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम सेम हो गए ना। अब हम लोग बचपने में सूत्र पढ़े, a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात, हाँ, अगर आधार समान हो और ये अगर संख्याएं बटे में हो तो घातें नीचे वाली घात ऊपर जा घट जाती है, घटा दो उसको, क्या होगा, -1 की घात में n-1 गुणित 2 की घात में n-1 और ये जाके और -2 हो जाएगा, तो -1 -2 मिल करके -3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस रूप में भी आपका आंसर दिया हुआ हो सकता है, वहां पर आपके परीक्षा में जो ऑप्शंस रहेंगे ना वहां पर दिया हुआ हो सकता है। समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है तो आप पूछिए। गुड, तो यही इसका आंसर होगा। गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम से nवां पद, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, किसी गुणोत्तर श्रेणी में अंतिम से अगर हम लोग शुरुआत करें यानी अंतिम से अगर चलें तो nवां पद क्या होगा। तो देखो उसके लिए सूत्र यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद l हो तथा सर्वनुपात r हो तो अंतिम से nवां पद क्या होगा, l गुणित 1/r की घात में n-1। ये सूत्र कैसे आया या कैसे बना या इसको कैसे याद रखेंगे, देखो मस्त वाली बात है। अगर हम प्रारंभ से चलना शुरू करते हैं तो nवें पद का सूत्र क्या होता है बताओ, अभी मैं आपको बताया था, a r की घात में n-1 बताया था क्या। जब शुरुआत से आप शुरू करोगे और चलना चालू करोगे और देखोगे nवां पद क्या है, तो आप शुरू से शुरू कर रहे हो, जहां से शुरू कर रहे हो वो वाला पद लिखते कि नहीं लिखते बताओ। तो अगर आप किसी गुणोत्तर श्रेणी में पहले पद से शुरू करोगे तो पहला पद लिखोगे और सर्वनुपात क्या लिखोगे, r और घात में n-1, nवें पद का सूत्र है ये। अब अपन इसमें कहां से चलने वाले हैं, अंतिम से,
ठीक है, अंतिम से चलेंगे, पीछे तरफ से चलेंगे तो जो सबसे लास्ट में होगा वही आपका पहला पद बन जाएगा। नहीं समझ में? आप अगर है ना भाई पिछले तरफ से शुरुआत करोगे, लास्ट से शुरुआत करोगे, तो जो सबसे लास्ट में वो आपका क्या होगा, क्योंकि आप शुरू वहीं से कर रहे हो। तो देखो ए की जगह क्या नजर आ रहा है, एल नजर आ रहा है, क्योंकि एल अंतिम पद है। सामने से चलोगे तो सर्वानुपात आर रहेगा, पीछे से चलोगे तो वही 1/r हो जाएगा। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 4 ये सब क्या होता जा रहा है, गुना होते जा रहे हैं। तो गुना नहीं हो रहा है। अगर आप उसको पीछे से देखते हो तो क्या दिखेगा आपको, भाग होता दिखेगा। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2 4 8 16 32 64, अगर आप इधर से देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, 2 का गुणा होते हुए। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूंगा चलो इसको पीछे से पढ़ना शुरू करो, और देखो गुणा होते नजर आ रहा है कि भाग होते। 64 भागित 2 32, 32 भागित 2 16। समझ में आ रहा है? भागित 2 मतलब 1/2 हो रहा है, यहाँ पे 1/2 हो रहा है। यानी कि अगर सर्वानुपात सामने से अगर शुरू करते हो, अगर सर्वानुपात आर है, तो पीछे से शुरू करने पर सर्वानुपात क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसलिए यहाँ पे अगर r लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 1/r लिखा हुआ दिख रहा है, घात में -1 तो बरकरार है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सूत्र आप याद रखिए, याद रखना बहुत आसान है। शुरू से शुरुआत करेंगे तो प्रथम पद ए लिखेंगे, अंतिम से शुरुआत करेंगे तो जो लास्ट पद है वही वहां पीछे तरफ से शुरू करने पर वही प्रथम पद बोला जाएगा, इसलिए एल लिख रहे हैं आप। नहीं समझ में आ रहा अच्छे से एकदम? ठीक है, तो चलो इसका आंसर बताओ, सॉल्व करो, चलो दिमाग लगाओ, सूत्र आपके सामने है, दिमाग लगाओ। चलिए पहला सवाल देखिए क्या लिखा है पहले सवाल में। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी 5 10 20 40 और चलते जा रहा है। कौन सा पद 51 20 है? तो मान लिया कौन सा पद 51 20 है, मान लो दी गई गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद 51 20 है। ठीक है, nवां पद 51 20 है। अब nवां पद 51 20 है, तो nवें पद का सूत्र होता है ए आर की घात में n-1 51 20 हो गया। ठीक है ना? अब यहां प्रथम पद कौन है, तो देखो प्रथम पद कौन है, 5। सर्वांतर कौन है, 10 में 5 को डिवाइड करके देख लो, 20 में 10 को डिवाइड करके देख लो, 2 आएगा। मान रख दो, अतः चलो यहाँ मान रखो 5 गुणित आर का मान 2 की घात n-1 51 20। समझ में आया कि नहीं? अब ऐसा नहीं करते, देखो 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 5 दूनी 10 नहीं करना है, उसकी घात में ना। समझ में आ रहा? जैसे मान लो कहीं लिखा है 3 गुणित 2 की घात 2, तो आप क्या 3 दूनी 6 करके उसकी घात तो लगा दोगे? 6 का घात तो 36 हो जाएगा। गलत बात, जबकि आपको क्या करना है, 2 की घात 2 पहले 4 होगा, फिर 3, तो 4 के कितना हुआ? अब देखो अलग अलग है ना दोनों, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो 3 दूनी 6 की घात 2, ये तरीका गलत है। ठीक है, अब तो क्या किया जाए, फिर उपाय क्या है सर? तो उपाय ये है कि भैया 5 को बटे में लेकर पहले भाग दे दो ना, 2 की घात n-1 को रहने दो, भाग दे दो 51 20/5 करके, और उसको डिवाइड करो, तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 होगा। वाह, डायरेक्ट 5 दूनी 10 नहीं होगा, पहले 5 एकम 5 हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले 5 एकम 5 हुआ, फिर अगली अगली राशि अगली संख्या कौन है, जो कि 5 से छोटी है, जो कि 5 से क्या है, तो वो शून्य बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? शून्य बार में जाएगा। ऐसे कभी नहीं काटे हो? अच्छा डायरेक्ट काट देते हो? अच्छा तो वैसे तो बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कटेगा। देखो मैं तुम लोग को काटना सिखा रहा हूँ, देखो 5 एकम 5 करके काटे, ये वाला 5 कट गया। ठीक है, नहीं आएगा वैसे में आंसर, नहीं आता है। अच्छा चलो छोड़ो इसको, हटाओ।
इसको हटाओ ना, इसको इधर देखो ऐसे, चलो इसको डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड कर दे ना, चलो। हाँ देखो देखो, अब ये काटना भी वही काटना है, बस वो डायरेक्ट होता है, ये भी वही है। देखो 5 एकम 5 करके काट दिए हैं, कॉट मट। उसके बाद क्या करते हैं हम, एक संख्या उतारते हैं, चलो उतार दिए। अब एक को उतारे हो, तुरंत दो को भी मत उतारना, पहले एक को उतारे हो ना। अब देखो क्या हो रहा है सर, अब ये एक छोटा है, अब ये क्या है, किससे छोटा है, हमारे भाजक से छोटा है, ये भाज्य कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, भाजक से ये भी छोटा है, ठीक है ना। तो अगर छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, या बोलो कि 0 बार में जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 5, जैसे 5 एक कम, तो एक कम करके लिखे, तो जितने बार में जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और फिर जितना आता है उसको यहाँ लिखते हैं। अभी कितने बार में जाएगा, अभी एक भी बार में नहीं जा रहा है क्योंकि उससे छोटा है, तो बोलो 0 बार में जाएगा। तो 5 0 0, मतलब जैसे 5 एक कम 5 लिखे थे ना, ऐसे 5 गुणे 0 0 लिखोगे आप। नहीं सुन में है क्या, आ गया। फिर घटाओगे, जैसे इसमें 5 में 5 घटाए थे तो 0 मिला था ना, फिर एक को उतारे थे, फिर 5 गुणित 0 के तो 0 मिला, फिर एक में से 0 को घटाओगे तो 1 मिलेगा। अब अगला उतरेगा, तब 12 हो गया जो कि 5 से बड़ा है, तब 5 दूनी 10 होगा, फिर 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं है। अब ये बचा है 2, अगला उतारना भी तो बाकी है, बात समझ में है? ऐसे मत सोचना कि 2 छोटा है तो 0 से जाएगा, ऐसे नहीं भैया, अगला उतारने के बाद आपको चेक करना है। यहाँ पे मैं अगला उतारा था ना, अगला उतारा था वो एक था, फिर मैं बोला छोटा है करके, यहाँ पे भी तुम घटाए हो तो 2 आया है ना, वो 2 जो है वो अगला उतारा हुआ नहीं है, वो क्या हुआ है, हाँ अगला बचा है उतारने को। उसके बाद अगर ये चीज 5 से छोटी होती ना, तब फिर 0 लगा। नहीं समझ में आया क्या। अब ये चीज 5 से बड़ी हो गई है, तो 5 चौके 20 करके जाएगी, खटमट या 0 जो भी लिखते हो। ऐसे में 31 आ रहा था, हाँ तो गलत है ना वो, है ना, 1024 हुआ। अब देखो फिर से, देखो फिर से, चूंकि बाएं पक्ष में लिखी हुई चीज 2 की कुछ न कुछ घात है, 2 की घात n-1 है, तो डेफिनेटली आपको ये सोचना है कि दाईं ओर की राशि भी 2 की कुछ न कुछ घात होगी ही, ये आपको सोचना है। तो 2 की घात कितना करें कि 1024 आ जाए, तो ये आप ये चीज बहुत बार यूज होती है, इसलिए आप इसको सदा याद रखना। 2 की घात 10 मतलब 1024 होता है, ये याद रखना। कैसे हुआ, तो आप 2 को 10 बार गुणा करके देख सकते हो। 2 4 8 16 32 64 1 28 2 56 5 12 1024, 10 कदमों तक अगर दोगुना दोगुना करते जाओगे तो 1024 आएगा, ठीक है। तो अब आधार समान है, तो घातों की तुलना करोगे तो n-1 बराबर 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा, कैसे लगा, ठीक है। तो जो हम लोग इस तरीके से जो काट रहे थे ना, वो भी वही चीज था कि देखो 5 एकम 5 करके मैंने पहले काटा, फिर अगला अंक कौन है, अगला अंक क्या लिखा है जी, 1, जो कि 5 से क्या है, छोटा है, तो 0 बार में जाएगा। तो वो अब 1 के साथ साथ आप उसके अगले को भी लो, अब कितना है 2, तो 1 को 1 के साथ साथ 2 को भी लिए तो हो गया 12, अब 5 दूनी 10, तो 12 में 10 कट के 2 बचेगा, तो 2 के साथ शून्य मिलके हो जाएगा 20, तो 5 चौका 20। नहीं समझ में आया, हाँ ना, ठीक है ना, आ गया आंसर इसका। ऐसा ऐसे ऐसे करना है, मतलब छोटा होगा तो 0 लगा, हाँ आओ भाई। हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, देखो यहाँ से, अच्छा देखो, जैसे अपन कुछ डिवाइड करते हैं तो यहाँ जो शेषफल बचता है उसको अगले वाले में फिट करते हैं, उसको, है ना भाई, समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ शेष 5 एकम 5 पूरा डिवाइड हो गया, अगले अंक को देखे, अब वो छोटा है तो आपको 0 बार देखो। अब या जो हर चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो यहाँ से अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी तो मैं आप लोग को भाग करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, अब हम उसमें पहुंचने वाले हैं परसों से। हाँ हाँ, संख्या पद्धति में भाग करना, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सब सीखेंगे ना, हाँ उसमें सीखेंगे, डिजिटल सब भी सीखेंगे।
अरे चलो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन बताऊं कि तीसरा बताऊं? तीसरा बता देता हूँ, दूसरा आप लोग ट्राई करना। एक नहीं तो होमवर्क, या दूसरा बता देता हूँ तो तीसरा ट्राई करना, जो आप बोलो। पक्का एकदम। नहीं, तीसरा थोड़ा लॉजिकल है। चलो तीसरा पहले बता देता हूँ जल्दी से। तीसरा देखो ध्यान से ना, यदि किसी जीपी का तीसरा पद क्या है? अंतिम पद 5 पद कैसा है इसमें? 5 पदों का गुणनफल। नहीं 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 नहीं, अलग है अलग है। देखो तीसरा पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र क्या होता है पहले बताओ? ए आर की घात में n माइनस वन। तो तीसरा पद, तो तीसरे पद का सूत्र क्या बोलेगा? ए आर की घात में 3 माइनस वन यानी 2। जितने भी नंबर पे का पद आपको लिख रहे हैं ना, उस आर की घात में उससे एक कम लिखना है ना। और प्रश्न में तीसरा पद क्या है? 4 है। अब क्या बोल रहा है? प्रथम 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करो। चलो बताओ प्रथम 5 पद कौन कौन है? पहला पद ए, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, पांचवा पद ए आर की घात। चलो, हाँ नहीं नहीं, सुनो ना सुनो ना। अब ए कितने बार है देखो, ए की घात 5। आर की घातों को जोड़ो, एक घात, एक और दो तीन घात, तीन तीन 6 घात, 6 4 10 घात, आर की घात 10। ठीक है, क्या इसको हम नहीं लिख सकते क्या? ए आर की घात 5, ए आर की घात 2 पूरे का वर्ग, पूरे की घात 5, ऐसे लिख सकते क्या? देखो भला, ए की घात 5 और आर की घात 2, उसकी घात 5, तो 5 दूनी 10 नहीं जाएगा क्या? मैं होल की घात मतलब पूरे की घात 5 करके लिखूं। इसमें ए की घात 5 भी आ गया और आर की घात 2, जो कि टोटल घात कितनी है? 10। तो 2 घात अंदर रख के 5 घात बाहर कर दिया, लिख सकता हूँ ना ऐसे इसको। और ए आर स्क्वायर का मान देखो 4 है, तो 4 की घात 5 नहीं हो जाएगा? आंसर आ गया। चाहो तो आप 4 की घात 5 कैसे गुणा कर सकते हो? 4 गुणित 4 गुणित 4, ऐसे। तो इसका मतलब ये देखो, 4 मतलब 2 गुणित 2, फिर 4 मतलब फिर 2 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2। अगर 4 5 बार है तो 2 कितने बार बन जाएगा? है ना भाई, ये 4 कितने बार है? 1 2 3 4 5। तो हाँ देखे, तो 2 10 बार बन जाएगा, इसका मतलब 2 की घात 10 हो जाएगा, इसका मतलब 1024 हो जाएगा। हाँ 2 की घात 10 है। दूसरे नंबर से ये कैसे हो? देखो तीसरा पद, तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद ए3, तो ये एन की जगह हम 3 रख दो, एन की जगह हम 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तीसरा पद जानना है इसलिए एन की जगह 3 रखेंगे, और तीसरे पद का मान सवाल में दिया है 4, तो तीसरा पद का सूत्र लगा करके बराबर में 4 रख दिए। फिर उसका यूज, इसको समीकरण नंबर 1 दे करके उसका यूज नीचे कर लिया हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करने बोला था? प्रथम 5 पदों का गुणनफल का। प्रथम 20 पदों का कहेंगे तो कैसे करेंगे सर? हाँ देखो ना, प्रथम 20 पदों का कहेंगे तो देखो ऐसे पूरा मत लिखना, ऐसे डैश डैश डैश। ए 20वां पद क्या होगा? ए आर की घात 19। ठीक है, चलो अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अब देखो ए ए ए ए कितने बार आएगा बताओ? 20 बार आएगा, 20 बार आएगा, क्योंकि ए शुरू से ही शुरुआत हो रहा है। ए कितने बार आएगा? 20 बार। आर, अब आर को देखो ध्यान से समझना ना, आर थोड़ा सा अलग है, आर अलग है भैया। आर की घात जुड़ेगा, जैसे यहाँ जुड़ा था ना 1 और 2 3 3 जैसे जुड़ा था, यहाँ पे भी जुड़ेगा। चलो जोड़ो तो, पहले जोड़ो तो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चलते चलते कहाँ तक जुड़ेगा? ये 19 तक के जुड़ेगा। नहीं समझ में आएगा? पक्का ना, कोई डाउट है क्या? अब देखो ये की घात 20 हो गया। अब मैं आपको कल एक सूत्र बताया था, 1 से लेकर अगर आपको 100 तक जोड़ना है तो 100 लिखो, एन 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 प्लस 1/2, एन एन प्लस 1/2 याद है?
तो अभी n की जगह 19 दिख रहा है, तो क्या होगा 19 प्लस 1/2 यानी 20/2, 19 फिर उसका एक ज्यादा है 1/2। नहीं समझ में आया क्या? फिर क्या होगा a की घात 20 है, और ये 2 दहाम r की घात कितना हो 1/90। क्लियर है? अब ये 20 से तो भागित जाएगा नहीं, 190 जो है अगर, क्योंकि देखो मैं जैसे ये 5 और 10 था तो ए आर स्क्वायर पूरे घात 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब ए आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका ए, ये उस रूप में फिट नहीं हो पा रहा देखो, यानी कि ना 20 जैसे ये मान लो 200 होता तो 20 दहाम 200 हो जाता है इस टाइप से, मतलब कुछ कुछ गुना है। तो ये सवाल के हिसाब से मतलब ना फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। सवाल में हमेशा आपको कुछ ऐसे ही आंकड़े दिए होंगे जिसकी मदद से आप आंसर, हाँ फिट होंगे और आंसर ला सके। ये फिट नहीं हो रहा है, अगर वो दिया होता ना कुछ तो फिट हो जाता। अभी 20 और 190 आ गया ना, गड़बड़ा गया, नहीं तो पक्का बने रहता वो, ताकि हम ए देखो ना ए आर स्क्वायर का मान लिखने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बनता, वैसा बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए वैसा क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका यही रहता है उसका। यहाँ पर आप देखो हम ऐसे भी बना सकते हैं क्या, यहाँ पे a की घात जो है 20 है, तो a की घात ए आर स्क्वायर और पूरे की घात देखो ना बन भी सकते हैं ये हो जाएगा 20, a की घात 20 हो गया, a की घात 20 हो गया, और ये 20 दूनी कितना होगा 40, 20 दूनी 40, और लाना कितना है हमको 190, तो 190/40 ऐसा, नहीं नहीं 20 दूनी 40 होगा, हाँ 190/40, ठीक है। हाँ अब देखिए एक ही घात गड़बड़ा जाएगा ना, वो भी है, दोनों की घात होना चाहिए ना। मैं इसको इस रूप में फिट करने की कोशिश कर रहा था कि नीचे में अगर मेरे को ए आर स्क्वायर मिलता तो उसमें उसका मान 4 रख सकता था, है ना, लेकिन उस रूप में फिट हो नहीं पा रहे। तो सवाल आपको वैसे ही देगा कि आपसे वो बन सके और उस रूप में फिट हो, बनने लायक रूप में। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ट्राई करेंगे, नहीं बन गया तो नहीं बनेगा तो कल बताएंगे हम, है ना। तो आज इतना ही।